हाय दोस्तों, मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पर राघव अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, जियो टेक्निकल की सीरीज़ में हमने परमिएबिलिटी नाम का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है और सीपेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, डार्सी लॉ ऑफ परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, हर एक चीज़ की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इसके लिए मैं एक सिंपलाइज इक्वेशन आपको लिखवाता हूँ। k इज इक्वल टू सी डी 10 स्क्योर ब्रैकेट ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई ब्रैकेट गामा डब्ल्यू अपॉन न्यू ब्रैकेट 1 अपॉन के एस 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 ए स्क्योर ब्रैकेट 1 अपॉन टी स्क्योर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी। इसको नोट कर लीजिए। ये ऐसी कोई बुक में कोई इक्वेशन नहीं लिखी, बट हाँ, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के फैक्टर्स को समझने के लिए दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपलाइज्ड बाय अ टीचर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। आइए समझते हैं एक एक करके इस इक्वेशन के बारे में। पहली इक्वेशन है एलन हैजन इक्वेशन, जो ये डिनोट करती है c इंटू डी 10 स्क्वायर। अब k मुझे पता है, k क्या है? k क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, जो कि मिलीमीटर पर सेकेंड में इसका यूनिट है। अब c क्या है? c एक कांस्टेंट है। c एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 1.5 के बीच में लाई करती है, अगर मैं k का यूनिट ले रहा हूँ मिलीमीटर पर सेकेंड। बट अगर मैं k का यूनिट ले रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसी c की वैल्यू किससे लाई करेगी? 100 से लेकर 150 के बीच में। तो ये समझ चुके होंगे आप इस बात को। ओके, आइए बात आगे करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। D10 स्क्वायर क्या है? D10 है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कि मेरी जो सॉइल है उसमें जो सॉलिड का पार्टिकल है ना, उसका साइज कितना है, उसका इफेक्टिव साइज कितना है, इफेक्टिव साइज कितना है। अब ये कहता है कि जो K है ना, वो D10 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर मेरा D10 है, अगर ये बढ़ेगा ना, अगर मेरे पार्टिकल का इफेक्टिव साइज बढ़ेगा तो मेरी परमिएबिलिटी भी बढ़ेगी। अब भाई साहब ये कैसे? अगर मान लीजिए मेरे पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, मतलब मेरी सॉइल जो है वो ग्रेवल हो रही है, ग्रेवल बन रही है। ग्रेवल बनेगी तो वॉइड्स में इंटरकनेक्टिविटी आएगी, वॉइड्स में इंटरकनेक्टिविटी आएगी तो एब्सोल्युटली जो हमारी परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। यही पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ग्रेवल होता है उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वॉइड्स की इंटरकनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन, दैट इज लोडेंस इक्वेशन। लोडेंस इक्वेशन क्या कहती है कि log 10 ब्रैकेट k इंटू एस एस ए स्क्योर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस बी ईटा। अब आइए इस इक्वेशन के बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं एस एस ए क्या है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर मेरी जो k है वो डिपेंड करेगी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? अरे देखिए, एस एस ए इसके साथ है, बट एक्चुअल में एस एस ए इधर जाकर यहाँ नीचे आ जाएगा। दैट इज k इज इक्वल टू 1 अपॉन एस एस स्क्वायर। मतलब अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेरी परमिएबिलिटी कम होगी। अब आइए समझते हैं कैसे। एस एस ए क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ईटा क्या? पोरोसिटी। और ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। अब मैंने जैसे बताया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मेरी परमिएबिलिटी कम होगी। आखिरकार क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया है क्या। मान लीजिए मेरे पास एक बोरी है, एक सैक बैग है जिसमें एग्रीगेट भरे पड़े हैं 10 किलो, और एक सेम उसी प्रकार की एक बोरी है जिसमें 10 किलो सीमेंट भरा पड़ा है। ये 10 किलो एग्रीगेट की बोरी, ये 10 किलो सीमेंट की बोरी। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो एग्रीगेट की बोरी है ना, उसको ग्राउंड में उड़ेल देता हूँ और जो सारे एग्रीगेट ना उसको ग्राउंड पे, फ्लोर पे स्प्रेड कर देता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब सीमेंट को भी ऐसे ही मैं ग्राउंड पे स्प्रेड कर देता हूँ, उसकी पूरी बोरी को 10 किलो की, तो मुझे कुछ ऐसा इतना एरिया वो लेगी, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि एग्रीगेट 10 किलो ने ज़्यादा एरिया घेरा फ्लोर पर या सीमेंट ने? तो हमें ये पता चला कि सीमेंट ने ज़्यादा एरिया घेरा फ्लोर पर। तो यही स्पेसिफिक सरफेस एरिया है कि जब उसको मैं फ्लोर पर फेंक देता हूँ, खिलेर देता हूँ, तो सरफेस एरिया कौन ज़्यादा घेर रहा है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया कौन ज़्यादा घेर रहा है? सीमेंट घेर रहा है। मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट इज मोर। एक्चुअली में स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एरिया पर यूनिट वेट। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया है क्या।
तो अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, मान लीजिए सीमेंट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मेरी सॉइल फाइन होती जा रही है, फाइनर होती जा रही है। जब फाइनर सॉइल होती जाती है ना, तो मेरे वॉइड्स की इंटरकनेक्टिविटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो जिसके कारण परमिएबिलिटी कम होती है। इसी कारण अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो परमिएबिलिटी कम होगी। इसी के वाइस एंड वर्सा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है तो मेरी सॉइल ग्रेवल है, उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वॉइड ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगली रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कोजेनिक-कार्मन्स इक्वेशन। कोजेनिक-कार्मन्स इक्वेशन ये है K = E³ अपॉन 1 + C गामा W अपॉन न्यू 1 अपॉन KS SS स्क्वायर 1 अपॉन T स्क्वायर। तो जैसे SS स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया पीछे लॉर्डन्स इक्वेशन में, तो KS क्या था, ये भी एक कांस्टेंट है जो SS के साथ लगा हुआ है। अब इसके बारे में समझते हैं पहली इक्वेशन के बारे में, E³ अपॉन 1 + C। E क्या है, वॉइड रेशो, वॉइड रेशो। अब अगर E बढ़ेगी ना, अगर E बढ़ेगी जैसे इस रिलेशन के हिसाब से, अगर वॉइड रेशो बढ़ रही है, वॉइड रेशो बढ़ेगी तो मेरी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। अब समझते हैं कैसे। देखिए, ये जो कंपैरिजन करना है ना, ये हम ये नहीं कह सकते कि मेरी क्ले है और एक मेरी ग्रेवल है, इसमें क्ले में वॉइड्स कम है ना, ये क्ले में वॉइड्स कम है, इसकी वॉइड रेशो कम है ना, और वॉइड्स में ग्रेवल में वॉइड ज़्यादा है ना, इसकी वॉइड रेशो ज़्यादा है, तो इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए, ये कंपैरिजन हम दो सॉइल्स के बीच में नहीं कर सकते अलग अलग, क्ले में कर लिया या ग्रेवल के आपस में कर लिया, नहीं। ये जो होती है कंपैरिजन, ये सेम मटेरियल में होती है, कि मतलब मेरे पास ए ग्रेवल है और मेरे पास बी ग्रेवल है, ठीक है। अब ए ग्रेवल क्या है, ये वो सॉइल है जिसको मैंने अभी तक कॉम्पैक्ट नहीं किया, जिसको मैंने अभी तक कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो उसमें वॉइड ज़्यादा होंगे। जब वॉइड ज़्यादा होंगे तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अब उसी ग्रेवल को जिसको मैंने कॉम्पैक्ट नहीं किया था, जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ वॉइड रेशो, अब उसी सॉइल को मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया। जब कॉम्पैक्ट किया, वो ए ग्रेवल को मैंने जब कॉम्पैक्ट किया, वो बी ग्रेवल बन गया, सॉइल आफ्टर कॉम्पैक्शन। सॉइल आफ्टर कॉम्पैक्शन जब बन गया, उसमें वॉइड रेशो कम हो गई। जब वॉइड रेशो कम होगी तो परमिएबिलिटी एब्सोल्युटली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था E³ अपॉन 1 + C का, कि अगर वॉइड रेशो ज़्यादा होगी तो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, मीन्स मेरी सॉइल कॉम्पैक्टेड नहीं है। बट अगर वॉइड रेशो कम होगी तो परमिएबिलिटी भी कम होगी, मीन्स मेरी सॉइल कॉम्पैक्टेड हो चुकी है। आगे बात करते हैं, K = गामा W अपॉन न्यू, ये भी साथ में रिलेशन था। ये फ्लूइड पे डिपेंड करती है कि न्यू क्या, डायनामिक विस्कोसिटी। अगर डायनामिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी कम होगी। क्यों? मान लीजिए मेरे पास एक थिन फ्लूइड है, पानी है, इसकी जो डायनामिक विस्कोसिटी काफ़ी कम है पानी की, है ना, और उसी ऑयल ले लीजिए, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा, ये थिक फ्लूइड है, ये थिन फ्लूइड है। अब सेम ग्रेवल में जब इसको डालूंगा, ये काफ़ी जल्दी से नीचे आ जाएगा, परमिएबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये थिन फ्लूइड है। बट यही देखिए ऑयल, इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये थिक फ्लूइड है। अब इसको मैं डालूंगा ना ग्रेवल में, तो काफ़ी देर के बाद बाहर आएगा, मतलब इसकी परमिएबिलिटी कम है। तो क्या तथ्य निकलता है कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, परमिएबिलिटी कम होगी, परमिएबिलिटी कम होगी। आगे बात करते हैं टी के बारे में। टी क्या है? टॉर्टुओसिटी। टी क्या है? टॉर्टुओसिटी। टॉर्टुओसिटी होती है कर्वी लीनियर फ्लो। तो टॉर्टुओसिटी क्या होता है? कर्वी लीनियर फ्लो, या जिसको मैं कह सकता हूँ जिगजैग पाथ। मान लीजिए मेरे पास एक सॉइल का एक मटेरियल है जिसमें वॉइड सारे इंटरकनेक्टेड है, सीधे सीधे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वॉइड्स काफ़ी बड़े भी हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो उसमें जब पानी डालूंगा ना, वो आसानी से नीचे आ जाएगा। ये दिखाता है यूनिफॉर्मिटी क्या है, मतलब इसमें टॉर्टुओसिटी कम है। पानी को कोई जिगजैग पाथ नहीं कवर करना पड़ा, कोई कर्वी लीनियर पाथ नहीं कवर करना पड़ा, वो सीधे लीनियरली नीचे आ गई। ये यूनिफॉर्मिटी को बताती है। बट अगर पानी को मैं डाला, इसने ऐसे जिगजैग पाथ लेकर आया, टाइम ज़्यादा लगाएगा ना अगर जिगजैग पाथ है, तो ये बताता है टॉर्टुओसिटी ज़्यादा है। अब टॉर्टुओसिटी ज़्यादा होगी, जिगजैग पाथ ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा, मतलब मेरी परमिएबिलिटी कम है, परमिएबिलिटी कम है। टॉर्टुओसिटी क्या बताता है कि मेरे वॉइड्स काफ़ी कम इंटरकनेक्टेड है। द वॉइड्स विल बी लेस इंटरकनेक्टेड इफ माय टॉर्टुओसिटी इज वेरी मच। ओके, आगे बात करता हूँ कुछ कॉन्स्टेंट्स के बारे में। मान लीजिए ये मैंने बताया था A × 1 B × 1 C × 1/20। पहले बात करता हूँ A, तो परमिएबिलिटी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा तो मेरा A बढ़ेगा, तो अगर A बढ़ेगा तो मेरी परमिएबिलिटी बढ़ेगी। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई सॉइल है मेरी जो पार्शियली सैचुरेटेड है। अब उसमें क्या होगा, कुछ वर्ड्स पानी से भरे होंगे, कुछ वर्ड्स एयर से भरे होंगे। जब पानी से भरे हैं, एयर से बने हैं, जब मैं पानी ऊपर से डालूंगा ना सॉइल में से,
अब जो पानी है वो उन वॉइड्स में जाने की कोशिश करेगा जिन वॉइड्स में एयर है, बट एयर क्या करेगी, एयर एक रेजिस्टेंस दिखाएगी कि जो बाहर से पानी आ रहा है उसको ब्लॉक करेगी और उसको अपने वॉइड्स में जाने नहीं देगी, है ना, उस अपने वॉइड्स में जाने नहीं देगी। मीन्स वो परमिएबिलिटी कम शो करूँगा, क्योंकि वो एयर क्या कर रही है, पानी इनकमिंग वाटर को ब्लॉक कर रही है, तो पानी नीचे जाएगा नहीं, विच मीन्स परमिएबिलिटी काफ़ी कम होगी। बट ये भी देखिए, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाए, मीन्स माई ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर ओनली। अब जब कोई नया पानी आएगा तो पहले वॉइड्स में जो पानी भरा पड़ा वो पानी क्या करेगा, वो बाहर पुश करेगा। जो नया पानी आया ना, जो पहले पानी भरा पड़ा था वॉइड्स में, उसको बाहर की तरफ पुश करेगा और वो नीचे से बाहर निकल जाएगा, और जो नया पानी आया वो वॉइड्स में फिल हो जाएगा। तो ये था डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में केस, कि अगर वो बढ़ेगा तो परमिएबिलिटी भी बढ़ेगी। आगे करते हैं बी के बारे में। बी के मतलब एनट्रैप्ड गैसेस। परमिएबिलिटी इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एनट्रैप्ड गैसेस बढ़ेगी तो ब्लॉक करेगी पानी को, इनकमिंग वाटर को, तो इट मीन्स माई परमिएबिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज्ड। तो परमिएबिलिटी कम होगी अगर एनट्रैप्ड गैसेस ज़्यादा हैं। इम्प्योरिटीज़ की बात करता हूँ, जिसको सी से डिनोट करता हूँ। इम्प्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती है, डस्ट भी हो सकती है, प्लास्टिक, वुड वेस्ट, एनीथिंग। और ये इम्प्योरिटीज़ सॉइल में भी हो सकती है या इनकमिंग जो वाटर है उसमें भी हो सकती है। अब जब पानी आया, मान लीजिए उसमें इम्प्योरिटीज़ थी, जब वो पानी आया या सॉइल थी, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ आई तो वो क्या करेंगी, वर्ड्स में स्टक हो जाएंगी, वर्ड्स में स्टक हो गई, वर्ड्स में भर देंगी। अब जो इनकमिंग वाटर आएगा उसको तो जगह मिलेगी नहीं वर्ड्स में आने की, है ना, तो वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो इट मीन्स अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ेंगी तो मेरी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। आगे बात करता हूँ डी की, जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है। एब्जॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, जो सरफेस ऑफ सॉलिड पे प्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड का पार्टिकल और ये सॉलिड का पार्टिकल है। अब ऊपर से पानी आया, अब इसमें स्पेस थी, ये वर्ड्स है ना, ये स्पेस थी, पानी नीचे चला गया। ये स्पेस के कारण पानी नीचे चला गया, मतलब परमिएबिलिटी ज़्यादा है। बट मान लीजिए अब एब्जॉर्ब्ड वाटर प्रेजेंट है मेरे सॉलिड पे, ये प्रेजेंट है, इससे स्पेस कम हो गई, या कभी कभार ये आपस में जुड़ ही जाते हैं, स्पेस होती नहीं, तो पानी नीचे जाने की जगह बचती नहीं। अब स्पेस कम हो गई, मीन्स पानी नीचे आ नहीं रहा, परमिएबिलिटी डिक्रीज होगी। मीन्स अगर एब्जॉर्ब्ड वाटर होगा तो मेरी परमिएबिलिटी काफ़ी कम होगी। आगे बात करता हूँ एक छोटे से न्यूमेरिकल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है। मान लीजिए किसी सॉइल की ना मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी दी है 5 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर/सेकेंड। अब कहा गया कि जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, उसको हाफ कर दिया गया है। अब उसको हाफ कर दिया गया है तो बताओ जो नई परमिएबिलिटी होगी ना के, वो क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। तो K1 क्या था, 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर/सेकेंड। K2 निकालना है। अब मैंने ये रिलेशन पढ़ा था, K = Γ/W/U। तो K2 क्या होगा, Γ/W/U2। K1 क्या होगा, Γ/W/U1। अब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो K2/K1 बन गया, Γ/W/U2, और ये ऐसे रेसिप्रोकल हो गए। जब ये Γ/W कटेगा तो क्या रह गया, Γ/W काटा गया तो U1/U2 रह गया। अब मैंने बताया कि जो फाइनली मेरी U है वो हाफ कर दी गई है, मतलब मेरी U2 क्या कर दी गई है, 1/2U1 कर दी गई है, 1/2U1 कर दी। जब ये फिल किया तो ऐसे ये भी काटा गया, तो K2 क्या आ गया, 2K1 आ गया। जब इसको फिट किया तो ये आंसर आ गया। तो ये था आज का लेक्चर। होप करता हूँ सभी काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक आपके सामने अनाउंसमेंट ये है कि इसी जियो टेक्निकल की सीरीज़ के साथ साथ मैं हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूँ, जिसका लिंक आपके सामने है, उसको भी क्लिक कर देना। या अगर कंटेंट अच्छा लगा, अगर वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।